हेलो गाइस, आई एम वेलकम बैक। आज फिर से आपका इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। कल हम लोगों की क्लास आई थी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हमारे पास सोर्स डिफरेंट तरह के होते हैं तो उनके शेप्स क्या होते हैं। ओके, तो पहले लेते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड में सोर्स एंड शेप्स। शेप्स का क्या मीनिंग है? शेप्स का मीनिंग ये है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है। ओके, हमने एक चार्ज रखा, उस चार्ज पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगता है लाइक दिस, तो वो चार्ज इस डायरेक्शन में जाएगा। ओके ठीक। अब हमने इलेक्ट्रिक चार्ज को यहाँ रखा तो हमने क्या देखा, उस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगा तो वो चार्ज इस डायरेक्शन में जाएगा। अब हमने इलेक्ट्रिक चार्ज को यहाँ रखा तो वो इस डायरेक्शन में गया। इलेक्ट्रिक चार्ज को यहाँ रखा, वो इस डायरेक्शन में गया। इलेक्ट्रिक चार्ज को यहाँ रखा, फिर वो इस डायरेक्शन में गया। तो इस तरह से हमको एक पर्टिकुलर पाथ मिलता है, एक शेप मिलता है। ये किस चीज़ का शेप होता है? तो आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड में जो टेस्ट चार्ज मूव कर रहा है वो एक शेप में मूव करता है। ओके, वो एक शेप बनाता है। तो इस तरह से एक शेप बना है। ठीक। ओके, अब सोर्स किसको कहना है? सोर्स का मतलब जिसके पास चार्ज है। ओके, आपने एक सोर्स पढ़ा हुआ है, पॉइंट चार्ज सोर्स, जिसका नाम क्या है? पॉइंट चार्ज सोर्स। अब पॉइंट चार्ज सोर्स का मतलब क्या है? ये एक पॉइंट नुमा एक पार्टिकल है, इस पर हमने चार्ज दे दिया तो ये सारा का सारा चार्ज यहीं पर डिस्ट्रीब्यूट है। इस पर इस तरह से पूरा का पूरा चार्ज एक ही पॉइंट पर क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो इस तरह से ये क्या कहलाएगा? सोर्स कहलाएगा। लेकिन सोर्स में कौन सा सोर्स है? इसका नाम रखा हम लोगों ने पॉइंट चार्ज सोर्स, बिंदु आवेश स्रोत। इसको हम क्या कहेंगे? बिंदु आवेश स्रोत। ठीक। अब इसकी स्पेशलिटी क्या है? ये अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। तो ये एक सोर्स है क्योंकि इस पर चार्ज है तो ये अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड का शेप किस तरह से होना चाहिए? तो हम लोगों ने देखा इस तरह से इसका शेप होता है। इस तरह से इसमें इसका शेप होता है लाइक दिस। तो ये पॉइंट चार्ज के कारण उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का इस तरह से क्या बनता है? शेप बनता है। ठीक है, ये एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक। अब इस डिस्ट्रीब्यूशन में अगली चीज सुनिए, इस पॉइंट चार्ज के कारण हम लोगों ने r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है? r डिस्टेंस पर, यहाँ जैसे कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला इस पॉइंट पर, p पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला r डिस्टेंस पर, ये पॉइंट p है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? हाउ मच इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट? तो हमने कैलकुलेट किया था E = 1/4πε0 Q/r²। ये Q कौन सा Q है? तो आंसर है, इस पर हमने एक टेस्ट चार्ज रखकर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना निकाला था। लेकिन यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसमें ये टेस्ट चार्ज नहीं आता। उसके फॉर्मूले में कौन सा चार्ज आता है? सोर्स चार्ज आता है। तो ये सोर्स चार्ज के कारण r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हुआ दिस, E = 1/4πε0 Q/r। ठीक है, जिसकी डायरेक्शन इधर होगी, क्योंकि अगर हमने चार्ज को इधर रखा है तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। अगर हम इतनी ही डिस्टेंस पर उसको यहाँ रखते हैं तो अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिस वे, यहाँ रखते हैं तो दिस वे। इस तरह से r डिस्टेंस पर आप इसको कहीं भी रखेंगे वो सब इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होंगी? डायरेक्शन होगी। और हर जगह पर, हर लोकेशन पर अगर डिस्टेंस सेम है तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा होना है? सेम होना है। ये एक सोर्स हो गया, सोर्स के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और इसका शेप हो गया। वही चीज है इलेक्ट्रिक फील्ड, सोर्स एंड शेप्स, ये आपने देखा। अब इसमें हम नई चीज आज पढ़ने वाले हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, आवेश का वितरण। तो आवेश का वितरण किस तरह से होता है? ये तो एक पॉइंट चार्ज की बात थी। अगर हमारे पास पॉइंट चार्ज नहीं है, एक लॉन्ग वायर है, लॉन्ग लेंथ वायर है जिसकी लेंथ बहुत बड़ी है, तो उस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार हो सकता है? ठीक है, दूसरी किस तरह के मटेरियल हम लेते हैं? दूसरा हमने एक प्लेन शीट ले ली, प्लेन शीट, इस तरह से एक प्लेन शीट ले ली। ओके, तो इस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? हमने एक स्फीयर ले लिया, स्फीयर एक वॉल्यूम ले लिया इस तरह से, तो इस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? तो अब हम इस पर आते हैं।
इन पर देखिए। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस हमको 3 तरह से पढ़ने। देयर आर 3 टाइप्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। नंबर 1 लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हिंदी में कहेंगे रैखिक वितरण। नंबर 2 एरियल डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हमको कहना है क्षेत्रीय वितरण। और नंबर 3 वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज आयतन वितरण। तो सबसे पहले हम इसमें लेना चाहेंगे लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं, इधर करिए। देखिए जरा, इसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज फिर से समझिए। ये पॉइंट था, पॉइंट सिंगल पॉइंट, इसको हमने चार्ज दिया, तो चार्ज के पास क्या तरीका है डिस्ट्रीब्यूट होने का? तो तरीका ये है कि सारा का सारा चार्ज एक ही पॉइंट पर क्या रहेगा? खड़ा रहेगा। और इस चार्ज को हमने नाम क्या दिया? Q। दिस इज सोर्स ऑफ चार्ज। इससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है। इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका क्या है? E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², राइट। तो इसमें टोटल चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक, अब हम बात करते हैं लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन की। लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, रैखिक वितरण किस तरह से? अब हमारे पास क्या है? एक लॉन्ग लेंथ वायर है, एक बहुत लंबा वायर है जिसकी लेंथ लॉन्ग लेंथ वायर है। ओके, हमने इसको चार्ज दिया, ये हमारे पास वायर है इस तरह से, लाइक दिस। अब हमने इसको चार्ज दिया Q। जो चार्ज इस पॉइंट चार्ज को दिया था वही चार्ज हमने इसको दे दिया प्लस Q। तो बताइए इस लॉन्ग लेंथ वायर पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार होगा? क्या चार्ज हम जब यहाँ पर देंगे तो ये सारा का सारा चार्ज यहीं पर रहेगा, यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, कहाँ रहेगा? ओके, तो आंसर है जब हम इसको चार्ज देने जाते हैं तो ये चार्ज एक पॉइंट पर लोकेटेड नहीं होता, बल्कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। ये चार्ज पूरे वायर पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वितरित हो जाता है। तो ये कैसे हो सकता है? इसको जरा सोचिए कि ये चार्ज पार्टिकल एक जगह पर क्यों खड़े नहीं है, बल्कि पूरे वायर पर क्यों डिस्ट्रीब्यूट होते हैं? इसका क्या आंसर होना चाहिए? तो सबसे शुरू में हमने एक चीज पढ़ी थी, द लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर while unlike charges attract each other। तो ये एक फंडामेंटल बेसिक याद रखिए कि चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूट होने का रीजन क्या है? चार्जेस के बीच में आपस में क्या होता है? रिपल्शन। अगर लाइक चार्जेस है तो उनके बीच में क्या होगा? रिपल्शन। तो वो रिपल्शन के कारण एक जगह पर खड़े नहीं रह सकते, उन पर फोर्स लगेगा, और फोर्स लगेगा तो वो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहेंगे। क्या होना चाहेंगे? डिस्ट्रीब्यूट, दूर भागना चाहेंगे। बट पॉइंट चार्ज में क्या प्रॉब्लम थी? यहाँ पर एक ही लोकेशन थी, सारा का सारा चार्ज यहीं पर आकर बैठ गया, इनके बीच में भी रिपल्शन का बहुत फोर्स लग रहा है, लेकिन ये चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकते क्योंकि आसपास क्या है? एयर है। और एयर क्या है? इंसुलेटर है, और इंसुलेटर में चार्ज मूव नहीं कर सकता। बट ये हमने एक लॉन्ग लेंथ वायर इसको दे दिया है, तो लॉन्ग लेंथ वायर में ये सारे के सारे चार्जेस जो है वो रिपेल होकर मूव करना चाहेंगे। तो अगर वो रिपेल होते हैं तो वो चार्जेस मूव करते हुए कहाँ आएंगे? यहाँ आएंगे। अब यहाँ से ये वायर खत्म हो गया तो यहाँ पर रिपल्शन होगा तो वो यहाँ चले जाएंगे, फिर यहाँ पर पहुँचेंगे, यहाँ फिर वायर खत्म हो गया, फिर इधर आएंगे। क्या चार्जेस के बीच जब रिपल्शन होगा तो वो ऐसा काम कर सकते हैं कि वो सारे के सारे चार्ज रिपेल होकर इधर पहुंचेंगे? क्योंकि अभी हमने बताया कि पॉइंट चार्ज पर चार्ज एक ही पॉइंट पर रहता है, तो ये पॉइंट पर रहना चाहेगा चाहे, या ये यहाँ रहना चाहेगा, यहाँ रहना चाहेगा, यहाँ कहाँ रहना चाहेगा? तो अगर रिपल्शन का फोर्स इनके बीच लगता है तो चार्जेस इधर जाएगा, ऊपर जाएगा, इधर जाएगा, तो ये कैसे हो सकता है? कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? तो आंसर है ऐसा नहीं होगा। चार्ज एक बार डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो वो अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करता है कि वो इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में आ जाए, संतुलन की स्थिति में आ जाए। संतुलन की स्थिति में आने का मतलब ये है कि सभी चार्जेस के बीच में आपस में रिपल्शन का फोर्स है। तो ये पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज से ये चाहता है कि इतने डिस्टेंस पे खड़ा रहे कि इन दोनों का फोर्स इक्वल हो जाए, और इक्वल होने के बाद ये अपनी जगह पर क्या हो जाएंगे? स्टिल हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे, नहीं मूव करेंगे। तो इस तरह से जब हम इसको चार्ज देते हैं तो ये सारा का सारा चार्ज एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ओके, तो हमने इसको चार्ज दिया, ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ। अब इसमें अगली चीज देखिए, अगली चीज इस तरह से है, ये तो आपने एक चीज समझ ली
कि चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है, चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है। इधर मैंने अभी आपको बताया, ये चीज़ आपको बहुत जगह देखने को मिलेगी कि अगर किसी भी मटेरियल को आप चार्ज देते हैं, जैसे कि हमारे पास कंडक्टर है, कंडक्टर को आप चार्ज देंगे तो चार्जेस के बीच में रिपल्शन होता है और रिपल्शन के कारण वो सारे के सारे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। एक चीज़ समझ में आई। अब दूसरी चीज़ देखिए, दूसरी चीज़ क्या है, ये मान लीजिए हॉलो है, ठीक है, या हमने क्या किया, इसके अंदर एक होल कर दिया, सॉलिड मटेरियल लिया, इसके अंदर होल कर दिया, और होल करने के बाद हमने क्या किया, एक दूसरा मटेरियल लेकर आया, इसको हमने रब किया, रब किया, रब करने से इसके पास क्या आ गया, चार्ज आ गया, ठीक है, चार्ज आ गया। अब हमने इस रॉड को ले जाकर इसके अंदर डाल दिया और अंदर वाले मटेरियल से टच कराया, बाहर कहीं टच नहीं कराया, ठीक है, ओके, अंदर टच कराया, ओके, तो ये चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए, इसके अंदर अंदर। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप लेकर आते हैं, चार्ज को हमने इसके अंदर डाल दिया, टच कराकर चार्ज इसके पास आ गया, ओके। अब हम एक इलेक्ट्रोस्कोप लेकर आते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप से हमने अंदर इसको टच कराया, तो हम क्या देखते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप की जो क्या बोलते हैं उसको, जो क्या बोलते हैं उसको, क्या नाम रखा था हमने, गोल्ड लीफ, राइट। तो गोल्ड लीफ जो होती है वो फैलती नहीं है, और वो फैलती कब है, जब उस पर चार्ज आ जाएगा, तो चार्ज आने से उनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन, तो वो फैल जाएंगी। लेकिन हमने तो चार्ज दिया है और हमने सेम चार्ज दिया है, तो सेम चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप में आ जाना चाहिए था, तो उनको रिपेल होना चाहिए था, रिपेल होकर फैल जाना चाहिए था। तो अब हमने क्या देखा, इसको टच कराने से, इलेक्ट्रोस्कोप को अंदर टच कराने से यहाँ चार्ज दिया गया था, उसी जगह पर इलेक्ट्रोस्कोप को टच कराने से वो नहीं फैलती, तो इसका मतलब चार्ज कहाँ गया, तो आंसर है वो सारा का सारा चार्ज अंदर से निकलकर कहाँ आ गया, आउटर सरफेस पर आ गया। कहाँ आ गया, आउटर सरफेस पर। हमको कैसे पता चला आउटर सरफेस पे आ गया, तो हमने इलेक्ट्रोस्कोप को यहाँ टच करा के देखा, तो जब हम यहाँ टच करा कर देखते हैं तो हम क्या देखते हैं, लीफ फैल जाती है, बट हमने तो चार्ज अंदर दिया था ना, लेकिन चार्ज बाहर कैसे आ गया, तो रीजन क्या दोगे आप, वही सिंपल रीजन, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, ठीक है। तो चार्जेस के बीच में आपस में क्या होता है, रिपल्शन होता है, और उस रिपल्शन के कारण वो क्या होना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होना चाहते हैं। और याद रखिए, डिस्ट्रीब्यूट होकर वो कहाँ आ जाएंगे, आउटर सरफेस पर आ जाएंगे, अंदर से बाहर निकल कहाँ आ जाएंगे, अंदर से बाहर आ जाएंगे, आउटर सरफेस। ये पक्का याद रखिए, बहुत जगह हम यूज करेंगे कि जब भी हम एक कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो वो चार्ज सारा का सारा चार्ज उसके आउटर सरफेस पर क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ओके, ठीक। अब ये तो हो गई चार्ज देने वाली बात। तो अब हमने इसको चार्ज दिया, तो ये चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसके आउटर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। दिस इज लॉन्ग लेंथ वायर, तो इस पर चार्ज आ गया इस तरह से, ये पूरे में चार्ज क्या हो गया, फैल गया, और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर आकर ये क्या हो जाता है, रुक जाता है, ताकि इन चार्जेस के बीच में फोर्स लगभग इक्वल रहे, तो ये चार्ज इधर ना जाए, ये चार्ज इधर ना जाए। ये सिचुएशन थोड़ी देर के लिए होगी, नीचे जाना ऊपर जाना, बाद में ये आपस में सेटअप हो जाएगा, तो इसके बाद इस तरह से ये क्या हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे, ठीक। इसके बाद अब अगली चीज़ पर हम आते हैं। अब हमने इसको जो चार्ज दिया है, क्यू चार्ज दिया है, तो क्यू क्या है, टोटल चार्ज ऑफ क्वांटिटी, चार्ज की टोटल क्वांटिटी है, ठीक। तो क्या इसको दिया गया चार्ज, क्या वो क्यू चार्ज है जो पहले दिया था, तो आंसर है वो अब क्यू चार्ज नहीं है। क्यों, क्योंकि जब हम इसको चार्ज देते हैं तो चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो आंसर है वो तो पूरी लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अच्छा, वो लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, वायर पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। तो वायर कितनी बड़ी है, तो आंसर है वायर तो इन्फिनिटी लेंथ की है। कैसे, हम डबरा से ग्वालियर जाते हैं, हमको रास्ते में वायर मिलती है, अब डबरा से ग्वालियर जाते जाते हम देखते हैं रास्ते में वायर मिलती जा रही है, हम ग्वालियर पहुंच गए, क्या वायर की लेंथ खत्म हुई, डबरा से हमने उसको चार्ज दिया, चार्ज कहाँ पहुंच गया, ग्वालियर पहुंच गया, ठीक है। तो हम कहते हैं कि अरे ग्वालियर तक ही है, लेकिन ग्वालियर से जैसे ट्रेन में बैठ के आगे बढ़ते हैं या बसेस में बैठ के आगे बढ़ते हैं तो वो लाइन फिर से स्टार्ट हो जाती है, और चलते चलते गए मुरैना आ गया, लाइन वायर तो अभी भी खत्म नहीं हुआ, आगरा आ गया। इस तरह से हम जितना दूर चलते चले जाएंगे वायर कनेक्ट होती जाएगी, और वो चार्ज जो हमने वहां दिया था वो पूरे के पूरे वायर पर क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो अब वो चार्ज, टोटल चार्ज क्यू चार्ज नहीं कहलाएगा, उसका हमको दूसरा नाम रखना पड़ा। नाम क्यों रखना पड़ा, क्योंकि हम उसका मेजरमेंट करना चाहते हैं। तो हम किस तरह से इसका मेजरमेंट करेंगे कि इस लेंथ पर कितना चार्ज हमने दे दिया, हमको कैसे पता चलेगा।
इसका मेजरमेंट हम कैसे कर सकते हैं? तो देखिए इसका आंसर ठीक वैसे ही है जैसे मैं आपको कहता हूं कि इंडिया में कितनी शक्कर है, तो आपका दिमाग तो चकरा जाएगा। कितनी शक्कर है? इंडिया में तो बहुत जगह शक्कर है, शक्कर ही शक्कर है, कहीं भी जाकर ले लीजिए। लेकिन हमको एक चीज पता है, क्या चीज पता है? कि अगर मैंने आपसे ये कहा कि इंडिया में कितनी शक्कर है, कितने की है, तो आप उसका हिसाब नहीं बता सकते। उसका रीजन ये है, आप इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि इंडिया में हर जगह शक्कर आपको मिलती है। हाँ, लेकिन एक चीज आप बता सकते हो कि 1 किलो शक्कर 30 रुपए की है, तो 1 kg का आपको हिसाब पता है 30 रुपए किलो, तो आप उसको नापते रहो 30 रुपए जितनी भी आती है। तो इस तरह से इतनी बड़ी क्वांटिटी को आपने किस तरह से बताया? 1 kg के फॉर्म में बताया कि आप 1 किलो शक्कर लीजिए और 1 किलो शक्कर का प्राइस कितना है? 30 रुपए किलो है। अब आप जितने किलो भी नाप लोगे उतने रुपए की वो शक्कर हो जाएगी। तो ठीक वैसे ही हमने इस कंडक्टर पर जो लॉन्ग लेंथ वायर है, इस पर चार्ज नापने के लिए हमने एक लेंथ ली, यूनिट लेंथ ली। अगर जैसे वायर 100 मीटर लंबा है तो हमने लेंथ कितनी ले ली? 1 मीटर। तो 1 मीटर पर चार्ज की जितनी क्वांटिटी होगी, 1 मीटर पर चार्ज की जितनी क्वांटिटी होगी, उसको हमने एक नाम दे दिया। तो उसको हम नाम देते हैं लैम्डा। तो लैम्डा हमको क्या बता रहा है? लैम्डा हमको ये बता रहा है कि 1 मीटर लेंथ पर 1 मीटर, इसकी जो हमने 1 मीटर लेंथ ली है, उस 1 मीटर लेंथ पर कितना चार्ज है। तो पर यूनिट लेंथ पर जो चार्ज होता है उसका हमने नाम रखा है लैम्डा। ठीक है भाई, ये 1 मीटर की बात हो गई, 1 यूनिट लेंथ की बात हो गई, उसका नाम हम लोगों ने रख दिया लैम्डा। ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपसे पूछा कि वायर तो बहुत लंबा है, इतनी लंबा का चार्ज हम कैसे नापेंगे? तो मैंने आपसे बिल्कुल सिंपल आंसर दिया। मैंने आपसे ये कहा कि 1 मीटर पे कितना चार्ज है, कितना 1 मीटर को कितना चार्ज बोलना है? लैम्डा बोलना है। तो 2 मीटर को क्या बोलोगे? 2 लैम्डा। 3 मीटर को क्या बोलोगे? 3 लैम्डा। अब वायर कितना लंबा है? L मीटर लंबा है, तो कितना हो जाएगा? L इंटू लैम्डा। ये L का आप इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको किसकी वैल्यू पता चल जाएगी कि आपने इस वायर पर कितना चार्ज दिया है। तो ये टोटल चार्ज आप इस तरह से इस पर निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके। इसको स्मॉल क्यू लिखिए या कैपिटल क्यू लिखिए, नो प्रॉब्लम। ठीक, तो अब ये एक पर्टिकुलर फॉर्मूला आप अच्छे से याद कर लेंगे, क्यू का L इंटू लैम्डा। ठीक है, ये क्यू किस चीज की क्वांटिटी है? तो ये क्यू हमको इस लेंथ पर, इन्फिनिटी लेंथ वाले वायर पर हमको चार्ज की क्वांटिटी बताती है। किस फॉर्म में बताती है? लैम्डा के फॉर्म में बताती है। लैम्डा का मतलब क्या है? तो लैम्डा का हमने अब मतलब आपको बताया चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो इसको हमने याद कर लिया, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ, 1 मीटर लेंथ पर जितना भी चार्ज होगा उसको क्या कहा जाएगा? लैम्डा कहा जाएगा। हिंदी में इसको बोलते हैं प्रति इकाई लंबाई पर आवेश, क्या कहलाता है? लैम्डा। लैम्डा, ओके। या इसका हमने दूसरा नाम भी रखा हुआ है, लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, रैखिक आवेश घनत्व को भी हम क्या कहते हैं? लैम्डा कहते हैं। ठीक है, तो अब आपको जब भी आपके सामने लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन आएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इस लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन में इस वायर पर टोटल कितना चार्ज है, तो आप चार्ज की क्वांटिटी हमेशा किससे बताओगे? Q इक्वल टू L लैम्डा। ओनली Q नहीं बताओगे, क्या बताओगे? L इंटू लैम्डा। ठीक, अब हमको क्या करना है? हमको इस लॉन्ग लेंथ वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए कितना, और दूसरी क्या चीज चाहिए? हमको शेप चाहिए कि इसके कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है तो किस तरह का बनता है। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे निकालेंगे? उसके लिए देखिए तरीका क्या है, इसको जरा ध्यान से समझिए। ये चीज आपको एक समझ में आ गई? ओके। अब हम इस वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जाते हैं। जैसे हमने कहा कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालना है, यहाँ हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालते हैं। लेकिन हम अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो किस चार्ज के कारण निकालें? अगर हम इस चार्ज से लेंथ लेते हैं तो ये लेंथ R1 है, इस चार्ज के कारण लेंथ लेते हैं तो ये लेंथ R2 है, इस चार्ज के कारण लेंथ लेते हैं तो ये लेंथ कितनी है? R3 है। तो हर चार्ज के कारण लेंथ अलग अलग आती है, और लेंथ अलग अलग आने के कारण इसी पॉइंट पर इंटेंसिटी की और फोर्सेस भी डिफरेंट हो जाएंगे। तो ये कैलकुलेशन हम इसमें नहीं कर सकते।
ओके, अगर हम ये कैलकुलेशन करते हैं तो इस कैलकुलेशन करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? तो आंसर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ये एक सिंगल चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालने का फॉर्मूला है, E = 1/4πε0 Q/r²। लेकिन यहाँ पर सिंगल चार्ज नहीं है, यहाँ पर तो एक लॉन्ग लेंथ वायर है, एक लंबा तार है। इस तार के कारण हम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाल पाएंगे? नहीं निकाल सकते, क्योंकि फिजिक्स हमको इसमें ये मेथड लगाना अलाउ नहीं करता है। ओके, क्योंकि ये जो फॉर्मूला हमने बनाया है वो पॉइंट चार्ज के लिए बनाया है, तो यहाँ अप्लाई कैसे होगा? तो इसको अप्लाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक तरीका अपनाते हैं। वो तरीका किस तरह से अपनाते हैं? हम फिजिक्स को ही कंफ्यूजन में डाल देते हैं। फिजिक्स कहता है कि ये पॉइंट चार्ज के लिए, तो हम भी ऐसा कोई तरीका अपनाते हैं, ऐसी कोई सोच रखते हैं कि हम पॉइंट चार्ज कह दें फिजिक्स से, और फिजिक्स हमसे ये कह दे कि हाँ अब तुम यूज कर सकते हो इस फॉर्मूले को। तो फिजिक्स ऐसा कब कहेगा? तो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर ये देख रहे हो आप, ये इतना लंबा वायर है, ठीक है। इसी वायर पर हमने एक छोटी सी लेंथ ले ली, लाइक दिस, इतनी सी लेंथ ले ली। ये बहुत छोटी लेंथ है, और फिजिक्स में स्मॉल लेंथ लेने का, स्मॉल मास लेने का, स्मॉल लेंथ लेने का मीनिंग क्या है? आंसर है, उसके लिए हम शब्द यूज करते हैं DL। अगर इसकी लेंथ, टोटल लेंथ L है, तो इस छोटी सी लेंथ को हमने क्या नाम दिया है? DL। दिस इज स्मॉल लेंथ ऑफ वायर, दिस इज स्मॉल लेंथ। ये क्या कहलाएगी? स्मॉल लेंथ कहलाएगी, ठीक। सबसे पहली बात स्मॉल लेंथ। स्मॉल लेंथ का मतलब क्या है कि इसकी वैल्यू अप्रोच किसको कर रही है? जीरो को, लेकिन जीरो नहीं है, कुछ है लेकिन स्मॉल है, ठीक है। अब इस DL लेने से क्या फायदा है? अब DL लेने से ये फायदा है कि DL क्या चीज है? एक लेंथ है, और ये कितनी बड़ी है? तो आंसर ये पॉइंट के आकार की है, तो ये लेंथ भी है और पॉइंट भी है। तो अगर हम चाहेंगे तो इसको लेंथ के रूप में भी यूज कर सकते हैं, और हम चाहेंगे तो इसको पॉइंट के रूप में भी यूज कर सकते हैं। लेंथ के रूप में हम कैसे यूज कर सकते हैं? हमने ये लेंथ ले ली DL, सबको ऐड कर देंगे तो टोटल क्या आ जाएगी? L। ये कौन सा मेथड है? तो ये कैलकुलस मेथड है। फिजिक्स में किसी चीज को निकालने का कैलकुलस मेथड है कि आप एक छोटा सा स्मॉल लेंथ लीजिए और सारी लेंथ को आप ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगी? टोटल लेंथ। तो ये लेंथ में काम आया, ठीक। दूसरा ये कहाँ काम आ सकता है कि हमने इसको क्या माना है? पॉइंट माना है। तो पॉइंट मानने से हमको ये बेनिफिट है कि इसको अगर हम पॉइंट मान लेंगे तो ये फिजिक्स हमको ये फॉर्मूला लगाना अलाउ कर देगा। तो अब हमने कहा भाई हमारे पास DL लेंथ है, उसने कहा हाँ DL लेंथ है, तो हमने कहा कि DL लेंथ एक पॉइंट साइज है, क्या हम फॉर्मूला यूज कर लें? फिजिक्स ने कहा ठीक है कर लो। तो अब हम इस फॉर्मूले को इसमें लगा सकते हैं, क्योंकि हमने लेंथ कितनी मान ली? DL। तो अब हम DL लेंथ पर चार्ज निकालना चाहते हैं, तो DL लेंथ पर जो चार्ज हम लिखेंगे, क्योंकि ये DL लेंथ बहुत छोटी है, तो इस पर जो चार्ज की क्वांटिटी होगी वो भी बहुत कैसी होगी? बहुत स्मॉल होगी। तो उसको हमने नाम दिया DQ। ये हम किस पर निकालना है? DL लेंथ पर। DL लेंथ पर हम चार्ज निकालना है, ठीक है। तो DQ कैसे कैलकुलेट करेंगे? DQ निकालने के लिए लेंथ कितनी ली है? DL, और DL का मल्टीप्लाई कैसे कर देना है? लैम्डा से। तो फॉर्मूला वही है, ये टोटल चार्ज के लिए, ये स्मॉल चार्ज के लिए, ये टोटल लेंथ के लिए, ये स्मॉल लेंथ के लिए। तो DQ इक्वल टू कितना आ गया? दिस, ठीक। अब इसके कारण किसी पॉइंट पर हम इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं, तो इंटेंसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? E = 1/4πε0 Q/r²। तो अब हमने इसके कारण इंटेंसिटी निकाली, DE = 1/4πε0। के स्थान पर क्या रखना है? DQ। वेरी गुड। अपन क्या जाएगा? R², क्योंकि जिस पॉइंट पर हम निकालना है वो लेंथ हमने डिस्टेंस कैसा रखा है? R रखा है, ठीक। R आ गया, ठीक है। ये तो DL के कारण क्या आई? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। लेकिन हमको तो पूरे वायर के लिए चाहिए, तो पूरे वायर के लिए निकालने का क्या तरीका है? हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। अब हम इसका इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं, तो 1/4πε0 DQ/r²। ये इसको क्या बोलते हैं? ये DE क्या है? एक DL के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, और सबका इंटीग्रेशन कर दिया तो ये क्या देगा हमको? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड देता है हमको, ठीक। अब इसके बाद 1/4πε0 DQ की वैल्यू कितनी है? लैम्डा DL/r²। इसमें से जो कांस्टेंट उसको हम बाहर निकाल सकते हैं, तो 1/4πε0 लैम्डा ही बाहर निकाल लीजिए,
dl अपन कितना बच गया आर स्क्वायर। ये जो इंटीग्रेशन निकला है वो किस लेंथ के लिए, टोटल लेंथ के लिए, तो इसको हम यहीं छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जब वैल्यू होगी तो हम इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। अभी हमने इसको सॉल्व करने का क्या बना लिया, एक तरीका बना लिया। तो ये आपको समझ में आ गया। तो ये हमने किसकी कैलकुलेशन की है, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन में चार्ज की कैलकुलेशन की है, इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन की है। ओके, अब इसका शेप किस प्रकार का होना चाहिए, तो आंसर है इसका शेप, आपने हेयर ब्रश देखा है वो कर्ल करने वाला। हेयर ब्रश में क्या होते हैं, ये एक रॉड होती है, यहाँ उसके वो निकले रहते हैं कांटे इस तरह से। तो इसकी अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का ये शेप है, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। इसमें चारों तरफ इस तरह से, तो ये किसका शेप आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का। एक हेयर ब्रश देखा है आपने, इस तरह से हेयर ब्रश, तो इस तरह से इसमें से इलेक्ट्रिक लाइंस क्या करेंगी, निकलेंगी, ठीक है। तो ये किसके बारे में हो गया, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हो गया। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो अब आप इसका दूसरा पार्ट भी समझ सकते हैं। इसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, एरियल डिस्ट्रीब्यूशन, क्षेत्रीय वितरण। तो अब देखिए क्षेत्रीय वितरण, एरियल डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने किस तरह से किया, इधर ध्यान दीजिए। इसमें एरियल डिस्ट्रीब्यूशन में देखिए क्या करने वाले हैं। इसमें हमने एक फ्लैट शीट ले ली, इसको हम चार्ज देंगे। रूल पक्का याद रखिए, चार्जेस आपस में रिपेल करते हैं तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे पूरी सरफेस पर, इस तरह से ये क्या हो गए, डिस्ट्रीब्यूट हो गए, ठीक। अब ये डिस्ट्रीब्यूट हो गए तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, तो याद रखिए इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का जो शेप होता है, इलेक्ट्रिक लाइन का जो शेप होता है, तो आपने टूथपेस्ट करने वाला ब्रश देखा हुआ है या पॉलिश करने वाला ब्रश देखा हुआ है, एक फ्लैट रहती है, इस तरह से उसमें निकलते हैं, तो इसका शेप भी कैसा होगा, इस तरह से होगा। इलेक्ट्रिक लाइन इस तरह से निकलेंगी इसमें, लाइक दिस, ओके, ठीक। अब इस फ्लैट शीट के कारण हमको क्या निकालना है, चार्ज की कैलकुलेशन करनी है और दूसरी किसकी कैलकुलेशन करनी है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक। तो अब उस पर आते हैं। तो सबसे पहले चार्ज की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो जो तरीका अपन ने उसमें अपनाया था वही तरीका हमने इसमें अपना लिया। हम मान लेते हैं कि ये हमने इसमें ले लिया 1 स्क्वायर मीटर, इसका नाम हम लोगों ने क्या रखा है, 1 स्क्वायर मीटर। तो 1 स्क्वायर मीटर में जितना चार्ज भरा होगा, 1 स्क्वायर मीटर में जितना चार्ज भरा होगा उसको हमने नाम दे दिया सिग्मा। क्या नाम दे दिया, सिग्मा। और इस सिग्मा को क्या कहा जाता है, चार्ज पर यूनिट एरिया का नाम उन्होंने क्या रखा है, सिग्मा। फिर से सिग्मा को नाम क्या दिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, क्या कहलाएगा, सिग्मा। या इसी को हमने दूसरा नाम क्या दिया है, सिग्मा इज एरियल चार्ज डेंसिटी। तो 1 स्क्वायर मीटर में जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है उसको हमने क्या नाम दे दिया, सिग्मा दे दिया, ठीक है। तो हमने बोला कि 2 स्क्वायर मीटर में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो आप क्या करोगे, 2 सिग्मा, 3 में 3 सिग्मा, 4 में 4 सिग्मा। और अगर इस पूरे का एरिया आपने मान लिया ए है, या आप एरिया के लिए दूसरा सिंबल यूज कर सकते हो, सरफेस की ना, एरिया बोल रहे हो तो ए यूज कर लो, सरफेस बोल रहे हो तो एस यूज कर लो, कोई भी आप सिंबल ले सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मान लीजिए ए ले लेता हूं, तो ए स्क्वायर मीटर में कितना, तो ए इंटू कितना हो जाएगा, सिग्मा। ये हमको क्या देगा, चार्ज देगा, ठीक है। तो अब जब आप एरियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे और वहां पर आप चार्ज की कैलकुलेशन करने जाएंगे तो आपको फॉर्मूला क्या याद रखना है, Q इक्वल टू ए इंटू सिग्मा। और सिग्मा क्या चीज है, चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर आवेश, या फिर ये क्या है, क्षेत्रीय आवेश घनत्व, क्षेत्रीय आवेश घनत्व, ओके। ये इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक। अब इसके लिए भी हमको क्या करना है, इसके लिए भी हम एक छोटा सा एरिया लेंगे, ये। तो अगर हमने ये छोटा सा एरिया लिया है, ये एरिया लिया है, इतना एरिया ले लिया छोटा सा, तो अब इस छोटे से एरिया में जो चार्ज होगा, इस छोटे से एरिया में जितना चार्ज होगा उसका नाम हम लोगों ने क्या रखा है, dq।
ठीक है। और अगर ये छोटा सा एरिया है तो इसका नाम हम लोगों ने क्या रख दिया, अगर हमने सिंबल ए लिया है तो हम इसको क्या बोल देंगे, डी ए। तो इस पर हम चार्ज की कैलकुलेशन करने जाते हैं तो क्या आएगी, डी क्यू इक्वल टू ए, सॉरी डी क्यू इक्वल टू सिग्मा डी ए। ठीक, तो ये चार्ज की कैलकुलेशन आ गई। अब आप टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंपल फॉर्मूला आपको क्या पता है, चलो पहले स्मॉल के लिए निकाल लेते हैं, इस जगह के लिए निकाल लेते हैं, केवल इस डी ए के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं आर डिस्टेंस पर। कितने डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पर, इसके कारण आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट मान लीजिए, इस जगह पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हैं, इसके कारण। पूरी के कारण के लिए हम क्या कर देंगे, एड अप कर देंगे। तो इसके लिए निकालते हैं तो फॉर्मूला तो आपको पता है, 1/4πε0 डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, और डी क्यू की वैल्यू कितनी है, सिग्मा डी ए अपॉन आर स्क्वायर। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन में टोटल के लिए ये आ जाएगा आर स्क्वायर। हाँ, जो इसमें कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लिया हम लोगों ने, सिग्मा, अंदर कितना बचा, डी ए अपॉन आर स्क्वायर। तो सेम प्रोसेस दिस, ओके। तो ये किसके लिए हो गया, एरियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो फिर से एरियल डिस्ट्रीब्यूशन में चार्ज पर यूनिट एरिया को क्या कहना है, सिग्मा। ठीक है, और यहाँ से इसका चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इक्वल टू ए सिग्मा। और यहाँ से अगर आप चाहें तो चार्ज का वो सिग्मा का फॉर्मूला क्या होगा, क्यू अपॉन ए। तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, एक प्लेन शीट के लिए चार्ज डेंसिटी कितनी होती है, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए। ये आगे जाके हमारे बहुत काम में आने वाला है ये फॉर्मूला। ठीक है, ओके। अब हम लोगों का क्या बचा है लास्ट, वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको वैसे ही करना है। इसमें हमने एक वॉल्यूम ले लिया है, इस वॉल्यूम को हम चार्ज देंगे और चार्ज के बीच में आपस में क्या होता है, रिपल्शन होता है। तो ये चार्ज क्या हो जाएगा, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया सब जगह, एक कांस्टेंट डिस्टेंस पर, लेंथ पर ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद हम इसको निकालना चाहते हैं, इसका चार्ज कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो अब हमने क्या किया, हम लोगों ने 1 क्यूबिक मीटर ले लिया। इसमें मान लीजिए ये 1 क्यूबिक मीटर, इसको हमने नाम क्या दिया है, 1 क्यूबिक मीटर। तो 1 क्यूबिक मीटर में जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है उसको हम नाम देना चाहते हैं, उसको हमने नाम क्या दे दिया, रो। क्या नाम दे दिया, रो, RHO, रो। ठीक, और इसका 1 क्यूबिक मीटर में जितना चार्ज होता है उसको हमने क्या नाम दिया, रो। इसी का नाम हम लोगों ने क्या रखा है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो इकाई आयतन में जितना आवेश होगा उसको क्या बोलना है, सिग्मा बोलना है। ठीक है, तो 2 क्यूबिक मीटर में कितना, 2 रो। 3 क्यूबिक मीटर में कितना, 3 रो। इस तरह से अगर हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो चार्ज की कैलकुलेशन हमको कितनी मिलने वाली है, तो आंसर है चार्ज की कैलकुलेशन हमको मिल जाएगी। बोलिए, अगर इसका वॉल्यूम हमने V माना है तो V मल्टीप्लाई रो। तो ये किसकी कैलकुलेशन हो गई, चार्ज की। लेकिन सॉलिड के लिए है, ये प्लेन शीट के लिए है, और वो वाला किसके लिए था, एक लीनियर लेंथ के लिए था। ठीक है। अब इसके लिए भी हमको निकालना है, तो इसके लिए भी हम एक छोटा सा वॉल्यूम मान लेंगे। छोटा सा ये वॉल्यूम हमने मान लिया, इसको नाम दिया dB। और इस पर जितना चार्ज होगा उसके कारण हमने इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश की। इसके चार्ज को कैसे लिखा जाएगा, dq इक्वल टू dV रो। और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। अब आप समझ गए होंगे, एक्सपर्ट हो गए होंगे इतनी 2 कैलकुलेशन करने के बाद। तो डायरेक्ट का फॉर्मूला आ जाएगा, रो उसमें कॉमन आएगा, 4πε0 dV अपॉन आर स्क्वायर। क्योंकि ये हम कितने निकाला है, V वॉल्यूम के लिए। ये किसके लिए निकाला था, एरिया के लिए, राइट। तो ये आपका हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स एंड शिफ्ट्स के बारे में हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। तो आज की क्लास को हम यही विराम देते हैं। थैंक यू।